हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया है सब। आज हम लोग 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 धारा विद्युत करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक है आपका वैद्युत धारा। अब वैद्युत शब्द का मतलब देखो क्या होता है बेटा। वैद्युत शब्द कहीं हो तो वैद्युत का मतलब है आवेश। अब धारा का मतलब क्या होता है? कोई भी पदार्थ अगर कहीं बह रहा हो तो उसकी बहती हुई अवस्था को, प्रवाहित होती हुई अवस्था को ही क्या कहते हैं? धारा। जैसे जलधारा, जैसे जलधारा तो सुना ही होगा। अगर कहीं पे जल बह रहा है, क्या हो रहा है? बह रहा है, तो बहते हुए जल को ही तो जलधारा कहते हैं। ऐसे ही अगर बहता हुआ आवेश है, बहता हुआ या कह दो प्रवाहित होता हुआ आवेश है, तो प्रवाहित होते हुए आवेश से ही क्या उत्पन्न होती है? वैद्युत धारा। अब वैद्युत धारा का मान क्या होता है? वैद्युत धारा का मान इस आवेश के प्रवाह की दर के बराबर होता है। दर का मतलब एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होगा, हम उसको ही बेटा क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। जैसे मान लो किसी परिपथ में t सेकंड में मैं कह रहा हूं कितना आवेश प्रवाहित हुआ? q। तो 1 सेकंड में कितना होगा? क्या Q अपॉन T। और 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, या यही तो आवेश के प्रवाह की दर है, और इसको हम वैद्युत धारा कहेंगे। और काय से लिखेंगे? I से। तो I बराबर फॉर्मूला हमारा यहां से क्या हो गया? Q अपॉन T। I बराबर क्या हो गया? Q अपॉन T। Q अपॉन T। हम यहां से अगर इसका SI मात्रक लिखें, क्या लिखें? SI मात्रक, तो I बराबर क्या है? Q अपॉन T। Q का मात्रक अगर बात करें तो क्या होता है? कूलाम बटे T का क्या होता है? सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड, या इस कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या कह देते हैं? एम्पियर। इस कूलाम प्रति सेकंड को ही हम क्या कह सकते हैं? एम्पियर। तो इसका मात्रक एम्पियर हो गया। और अगर विमीय सूत्र की बात करें तो चाहे तो निकाल सकते हो यहीं से, और चाहे तो सीधे सीधे याद रखो। 11th में पहले चैप्टर में पढ़ा था हमने कि वैद्युत धारा हमारी मूल राशि है, और इसका विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? A होता है। और ये जो है हमारी अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। वैद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये वैद्युत धारा की क्या हुई परिभाषा हुई। अब आगे देखो, इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। देखो, अगर कोई आपसे कहे कि वैद्युत धारा की दिशा बताओ, वैद्युत धारा की क्या बताओ? दिशा। अब धारा उत्पन्न कैसे होती है? आवेश की गति से। आवेश कितने प्रकार का हो सकता है? 2 प्रकार का, या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। तो अगर कहीं धनावेश, ये लो प्लस आवेश गति कर रहा है, ये इधर ये गति कर रहा है, तो इसकी वजह से जो धारा उत्पन्न होगी वो बेटा इसी की दिशा में, यानी कि जो धारा की दिशा है वो धनावेश के चलने की दिशा में। लेकिन अगर ऋणावेश गति कर रहा है, ये ऋणावेश गति कर रहा है, तो इसकी वजह से जो धारा उत्पन्न होगी बेटा वो इसके चलने की कैसी दिशा में? विपरीत दिशा में। तो आप इतनी बात याद रख सकते हो कि वैद्युत धारा की जो दिशा है वो धनावेश के चलने की तो दिशा में होती है, लेकिन ऋणावेश के चलने की विपरीत दिशा में होती है। पहली बात ये क्लियर हुई। दूसरी बात, अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि अभी आपने बताया ये अदिश राशि है, लेकिन इसमें आपने देखा अभी ये दिशा भी हमने आपको बता दी, और इससे पहले I बराबर Q अपॉन T, यही तो धारा का परिमाण है, मान है। मतलब इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो तो फिर ये कैसी होनी चाहिए? सदिश। लेकिन हमने अभी आपको लिखा है ये सदिश नहीं है, बल्कि ये कैसी राशि है? अदिश। तो बात आती है ये अदिश क्यों है? देखो, सदिश राशियां वे होती है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों हो, और साथ साथ ये वेक्टर के योग के नियमों का पालन करे अगर राशि, तभी सदिश होगी। लेकिन वैद्युत धारा बेटा अदिश इसीलिए है क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा तो दोनों है, लेकिन ये वेक्टर के योग के नियम का पालन नहीं करती। योग के नियम का कैसे? जैसे मान लो ये कोई तार है, इसमें धारा कितनी आ रही? 4 एम्पियर, और दूसरा कोई तार है, इसमें कितनी आ रही? 3 एम्पियर। अगर किसी अन्य तार से जाने वाली धारा को मापें तो इसमें 4 और 3 7 एम्पियर निकल के आएगी। क्या इसमें कोई वेक्टर का नियम लगा? अगर वेक्टर का नियम लगता बेटा तो हम पहले 4 और ये 3 और इनके बीच का क्या ज्ञात करते? कोण। और फिर सूत्र लगाते वेक्टर के नियमों में, अगर 2 वेक्टर ए और बी थीटा कोण पर हो तो उनका योग या उनका परिणामी r बराबर हमारा क्या होता था? अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये फॉर्मूला लगाते और इसके अनुसार वैल्यू जो भी निकल के आती वो होती। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी लागू नहीं होगा। 4 आ रही, यहाँ से 3 आ रही, सीधे कितनी हो गई 7 एम्पियर। मतलब यहाँ साधारण गणित के नियमों का पालन हो रहा है, वेक्टर के नियमों का कोई पालन नहीं हो रहा है। और जो भौतिक राशि परिमाण और दिशा तो दोनों हो जिसमें, लेकिन वेक्टर के नियमों का अगर पालन नहीं हो रहा है तो फिर वो सदिश नहीं, कौन सी होगी, अदिश। तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि वैद्युत धारा में परिमाण भी है और दिशा भी है, फिर भी ये अदिश क्यों है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि ये वेक्टर के योग के नियमों का पालन नहीं करती है। क्या इतनी बात क्लियर है वैद्युत धारा के बारे में? अब इससे संबंधित बेटा कभी कभी इसका मात्रक जो 1 एम्पियर है, हमसे कह दिया जाता है 1 एम्पियर को परिभाषित करो। तो देखो बेटा, अगर हमसे कह दिया जाए कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखो तो कैसे लिखेंगे? 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा। देखो अभी आपने I बराबर क्या पढ़ा था, Q अपॉन T। यहां से अगर हमें इसे परिभाषित करना है तो देखो क्या करें, याद है Q बराबर जो किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश है वो कितना ले ले, 1 कूलम, तथा इसको प्रवाहित होने में जो समय लग रहा है T वो कितना ले ले, 1 सेकेंड। तब बताओ बेटा I बराबर कितना, देखो Q का मान भी 1 और T का मान भी 1, तो 1/1 क्या होगा, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब यहां से हम 1 एम्पियर को आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। देखो कोई रटने वाली परिभाषा नहीं है, आप सीधे सीधे अपने शब्दों में लिखना सीखो। देखो कैसे लिखोगे, जैसे यहां ये क्या है, Q किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश, और ये T उसको प्रवाहित होने में लगा समय, और I उस परिपथ में बहने वाली धारा। अगर इतनी बातें पता है, अब परिभाषा अपने आप लिख लोगे। कैसे? यदि किसी परिपथ में कितना आवेश, 1 कूलम आवेश प्रवाहित होने में कितना समय लगता है, 1 सेकेंड, तब उस परिपथ में बहने वाली धारा ही क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, 1 एम्पियर। ये बेटा हम 1 एम्पियर की परिभाषा लिख सकते हैं। अगली बात ध्यान दो, अगली जो एक छोटी सी परिभाषा जिसकी हमें जरूरत पड़ती है इस चैप्टर में, वो होती है बच्चों धारा घनत्व। क्या होती है बच्चों, धारा घनत्व, या इंग्लिश में कह सकते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। अब ये होती क्या है, देखो समझो क्या है धारा घनत्व। ये कोई चालक तार है, मान लो ये इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिखा दिया, इसका क्षेत्रफल कितना है A, और इससे लंबवत दिशा में कितनी धारा जा रही है अगर I, कैसे दिशा में, इसके पृष्ठ के लंबवत A क्षेत्रफल से कितनी धारा जा रही I, तो A क्षेत्रफल से अभिलंबित कितनी धारा जा रही I, तो एकांक से कितनी जाएगी, I अपॉन A। और किसी भी चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा अभिलंबित दिशा में जाए उस धारा को ही क्या कहते हैं, धारा घनत्व, और इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। तो J बराबर हमारा यहां से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I अपॉन A। J बराबर I अपॉन A, J बराबर I अपॉन A। अब यहां से अगर हमसे कहा जाए इसका SI मात्रक निकाल लो, इसका SI मात्रक निकाल लो, तो धारा का क्या होता है बच्चों, एम्पियर प्रति क्षेत्रफल का क्या, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक हो गया बेटा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और अगर हमसे कहा जाए भाई इसका विमीय सूत्र बता दो, क्या बता दो, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होगा, धारा का A और क्षेत्रफल का L2, तो क्या हो जाएगा L+2 ऊपर जाके -2, और A तो पहले से है ही। और ये जो धारा घनत्व है ये होती है सदिश राशि। कौन सी राशि, सदिश है। जब सदिश है तो इसमें क्या होगी बेटा, दिशा, और इसकी जो दिशा है अब ये है क्या, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा ही तो है। तो जो दिशा धारा की होगी वही धारा घनत्व की, या तो कह दो धनावेश के चलने की दिशा में, या कह दो ऋणावेश के चलने की विपरीत दिशा में। तो धनावेश के चलने की दिशा में, वैसे ज्यादातर किताबों में धनावेश की सहायता से परिभाषित करते हैं, आप चाहे तो कह सकते हो ऋणावेश के चलने की विपरीत दिशा में। ये इसकी परिभाषा की बात हुई। अच्छा एक चीज और समझ लो इसमें विशेष तौर पे, अगर A क्षेत्रफल से अविलंबित गुजर रही हो धारा तो ठीक है, J बराबर I अपॉन A। लेकिन अविलंबित ना गुजर रही हो, जैसे मान लो ये कोई ऐसे करके पृष्ठ है,
ठीक है ना, ऐसे करके पृष्ठ है। अब ये धारा आई इससे गुजर रही है, अविलंबत नहीं बल्कि इस पर खींचे गए अविलंब से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। इस पर ये अविलंबत दिशा ये है और इससे धारा कितने कोण पर है, थीटा कोण पर। अब क्या होगा जरा देखो यहां, तो जो धारा है यहां जरा ध्यान देना, देखो यहां क्या है, ये धारा है। अगर इस ए क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा निकाले तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर, पृष्ठ पर खींचे गए अविलंब की ओर, तो धारा ही तो अविलंबत दिशा में, मतलब यही क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा हो गई एक ही। तो अगर आई और ए एक ही दिशा में है तब तो जे बराबर आई अपॉन ए ले लिया, लेकिन यहां बात करो आई की दिशा तो ये हो गई। अब इस क्षेत्र, अगर इसका क्षेत्रफल ए है और क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा निकालें तो इस पर खींचे गए अविलंब की ओर ये ए, ये क्या हो गया ए। अब आपको पता है धारा घनत्व बराबर धारा बटे क्षेत्रफल ले सकते हैं, लेकिन तब ले सकते हैं जब धारा और क्षेत्रफल वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हो। यहां तो है नहीं एक ही दिशा में, तो क्या करो, ऐसा करो, यहां इस दिशा में ए है, धारा की दिशा में अगर इसका कंपोनेंट निकालें, इसका घटक निकालें, ये ए है, तो यहां कितना हो जाएगा, ये ए कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। अरे वेक्टर का वियोजन तो पढ़ा होगा, अगर ये वेक्टर ए है और इसका ये क्षैतिज घटक ये और ऊर्ध्वाधर घटक, तो जिस दिशा में कोण पता हो तो कोण की दिशा में ए का घटक क्या होता है, ए कॉस थीटा, और दूसरी दिशा में क्या होता है, ए साइन थीटा। तो यहाँ ए का आई की दिशा से तो कोण पता है, तो घटक कितना हुआ, ए कॉस थीटा, कितना हुआ, ए कॉस थीटा। अब अगर यहां हम जे का फॉर्मूला लिखें तो धारा तो ठीक है आई, और धारा की दिशा में क्षेत्रफल वेक्टर का मान कितना है, ए कॉस थीटा, या यहां से आई बराबर लिखें तो क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा, या इसको वेक्टर रूप में लिखें तो आई बराबर ए बी कॉस थीटा की जगह क्या लिखते हैं, ए डॉट बी वेक्टर रूप में, तो जे ए कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, ये हमारा वेक्टर रूप हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? ये धारा घनत्व के बारे में हुआ। ये किसके बारे में हुआ, धारा घनत्व के बारे में। अब देखो इसके आगे कुछ अन्य बातें। अगली बात जानेंगे वैद्युत चालन क्या होता है। वैद्युत चालन, वैद्युत चालन देखो बहुत आसान सी बात है। वैद्युत का मतलब आवेश, और चलना का मतलब जब वो चल रहा हो, क्या कर रहा हो, चल रहा। चालन का मतलब चलना। तो कहीं भी किसी भी पदार्थ में जब आवेश चलेगा तो आवेश चलने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो आवेश का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही वैद्युत का क्या कहलाता है, चालन। तो अगर हम वैद्युत चालन की बात करें तो सीधे इतनी बात ध्यान रखो, आवेश का, किसी भी पदार्थ में आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना वैद्युत चालन कहलाता है। और ये जो कण एक जगह से दूसरी जगह आवेशित कण जा रहे हैं, कौन से कण, आवेश का मतलब आवेशित कण, जो आवेशित कण यहां गति करेंगे उन आवेशित कणों को नाम दिया जाता है आवेश वाहक। वाहक का मतलब होता है वास्तव में किसी चीज को ले जाने वाले, या इंग्लिश में कहते हैं कैरियर्स। कैरियर्स का मतलब किसी चीज को कैरी करके साथ में ले जाने वाले, तो आवेश वाहक का मतलब है आवेश को ले जाने वाले। तो किसी पदार्थ में जो कण आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, एक स्थान से दूसरी जगह स्थान तक ले जाएं, वो कण ही हमारे क्या कहलाते हैं, आवेश वाहक। इतनी बात समझ गए। अब इसके आधार पर हम समझेंगे वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, जिसकी मुख्य हमें जरूरत है। तो अगली हेडिंग हमारी यही है, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। देखो वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है क्या, किसी भी पदार्थ की बात करें, किसी भी पदार्थ की बात करें तो वो बहुत से परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब अगर परमाणु की बात करें तो परमाणु के केंद्र पर क्या होता है, नाभिक। नाभिक में क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, उदासीन। प्रोटॉन पे कैसा आवेश, प्लस। तो नाभिक में प्रोटॉनों का आवेश होता है, मतलब नाभिक पर कैसा आवेश होता है, प्लस आवेश। किसका, प्रोटॉनों का। अब इसके चारों ओर क्या होती हैं, बहुत सी वृत्ताकार
कक्षाएं, इसके चारों ओर बहुत सी वृत्ताकार कक्षाएं, और इन वृत्ताकार कक्षाओं में क्या ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इधर से उधर दौड़ रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। कौन चक्कर लगा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन। अब नाभिक पर क्या है? धनावेश। नाभिक पर क्या है? धनावेश। इलेक्ट्रॉनों पर क्या है? ऋणावेश। और पहले चैप्टर में जाना था प्लस और माइनस के बीच आकर्षण बल लगता है, या आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं, तो आकर्षण है, तो इनके बीच लगने वाले बल को हम चाहे तो वैद्युत आकर्षण बल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वैद्युत आकर्षण बल। अब ये वैद्युत आकर्षण बल अगर हम आपसे पूछे क्या सब इलेक्ट्रॉनों पर बराबर लगेगा? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। किस पर ज्यादा, किस पर कम? जो सबसे पास में, इन पर सबसे अधिक। थोड़ा दूर पहली कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों पे सबसे ज्यादा। ये तो बहुत टाइटली बना होगा नाभिक के साथ, दृढ़ता पूर्वक, बहुत ज्यादा आकर्षण बल से, मतलब नाभिक ने समझ लो कस के पकड़ रखा है, छोड़े ही नहीं बिल्कुल। उससे बाहर वाला थोड़ा लूजली, मतलब थोड़ा कम आकर्षण बल लगेगा। उससे बाहर वाले पर और कम, उससे बाहर वाले पर और कम। सबसे बाहर वाली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर नाभिक का आकर्षण बल सबसे कम, और इतना कम कि अगर उन्हें थोड़ी सी भी बाहर से कहीं से ऊर्जा, मतलब मदद मिल जाए किसी तरीके से, तो वो आसानी से अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। कक्षा को छोड़ने का मतलब परमाणु से बाहर निकले, पदार्थ से नहीं। और यहां से निकलने के बाद पदार्थ के भीतर परमाणुओं के बीच की जो खाली जगह है इधर उधर, उस खाली जगह में अनियमित रूप से उल्टे सीधे जहां मन करता है वहां घूमने लगते हैं, और ये अपनी कक्षा से बाहर निकले इन इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं बच्चों? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है, किसी बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन सर परमाणु से तो मुक्त हो गए, बाहर आ गए, फिर पदार्थ से बाहर क्यों नहीं निकले? समझ लो इस बात को भी। मान लो ये पूरा पदार्थ है, कोई हमने वो एक परमाणु की बात की, अब पूरे पदार्थ की बात कर लेते हैं। ये पदार्थ में बहुत से हमने इसके परमाणु दिखा दिए, ठीक है ना। अब होता क्या है, किसी परमाणु से, जैसे इस परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ, तो जिस परमाणु से बेटा इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्या उस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई? और इलेक्ट्रॉन की कमी से कौन सा आवेश? धनावेश। कौन सा आवेश? धनावेश। तो इस पर बेटा धनावेश उत्पन्न हुआ, और जिस परमाणु पर धनावेश उत्पन्न होता है वो कहलाता है धनायन। क्या कहलाता है? धनायन। तो इस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला, ये धनायन बन गया। अगर इस वाले से इलेक्ट्रॉन निकला, ये भी धनायन। इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ये भी धनायन। इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ये भी धनायन। इससे इलेक्ट्रॉन निकला, ये भी धनायन। मतलब जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या जिन जिन परमाणुओं से मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, क्या वो सब परमाणु धनायन बन गए होंगे? क्या बन गए होंगे? धनायन। तो अब ये नाभिक के आकर्षण बल से तो मुक्त हो गए, लेकिन जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो ये धनायन जो है इनके आकर्षण बल के कारण ये पकड़ के भीतर खींच लेते हैं। मतलब वास्तव में ये जो धनायन है, इनके आकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन पदार्थ से बाहर नहीं जा पाते हैं, और पदार्थ के भीतर ही इनके बीच में इधर उधर खाली जगह में घूमते रहते हैं। और घूमते समय कभी यहाँ से चला, यहाँ टक्कर हुई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे इधर उधर घूमते रहते हैं, और इन धनायनों से, अन्य इलेक्ट्रॉनों से और परमाणुओं से इधर उधर टकराते रहते हैं। और ये इधर उधर पूरे पदार्थ में अनियमित रूप से घूमते हुए इन इलेक्ट्रॉनों को ही हम बच्चों क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? आवेशित कण। मतलब ये पदार्थ में इधर से उधर जो घूम रहे हैं, तो ये आवेश को ले जाएंगे। ये घूम रहे हैं मतलब कौन घूम रहा है? आवेश। और आवेश को ले जाने वाले कण यही तो आवेश वाहक कहलाते हैं। और किसी पदार्थ की जो चालकता है वो इन आवेश वाहकों की संख्या पर ही निर्भर करती है। ये जितने ज्यादा होंगे आवेश उतना ज्यादा गति करेगा, आवेश जितना ज्यादा गति करेगा धारा उतनी आसानी से बहेगी, और धारा जितनी आसानी से बहेगी वो पदार्थ उतना ही अच्छा चालक होगा। क्योंकि सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है धातुओं में, तो बेटा धातुएं विद्युत की सबसे अच्छी चालक है। और धातुओं में भी बात करें तो सबसे ज्यादा चालकता होती है चांदी की। किसकी होती है? चांदी की। इसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें तो चांदी के बाद आता है तांबा। इसके बाद अगर बात करें फिर आता है सोना। अगर उसके बाद बात करें फिर आता है एल्यूमिनियम। क्या आता है? एल्यूमिनियम। फिर बात करें तो आता है लोहा।
तो सबसे ज़्यादा चालकता अगर बात करें तो किसकी होती है? चांदी की होती है। अब धातुओं में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इनमें आसानी से धारा बह जाती है और धातुएं विद्युत की इसीलिए अच्छी चालक होती हैं। अब अच्छा कुछ बातें और जान लो छोटी छोटी। अब आवेश वाहक की चर्चा करें। किसकी बात करें? आवेश वाहक। अगर हमसे आवेश वाहक किस में पूछ लिए जाए? धातुओं में। तो अभी मैंने समझाया धातुओं में आवेश को ले जाने वाले कौन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो धातुओं में आवेश वाहक अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा एक चैप्टर लास्ट में पढ़ोगे बेटा अर्धचालक, डिटेल में वहीं जानेंगे। या थोड़ा जान लो अर्धचालकों में। जब अर्धचालकों की बात करें तो हम वहां समझेंगे उनमें जो आवेश वाहक है, आवेश को ले जाने वाले कण, वो एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा एक दूसरे और नए प्रकार के कण वहां उत्पन्न होंगे जिनको कहते हैं कोटर या होल। अब ये कैसे उत्पन्न होते हैं, क्या प्रक्रिया है इनकी, वो सब आगे हम लास्ट चैप्टर ये पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी सिर्फ इतना जान लो अर्धचालकों में आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों होते हैं। और अगर बात करें किसी वैद्युत अपघट्य में, वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य का मतलब किसी पदार्थ का जलीय विलयन या घोल कह सकते हो। अब घोल में क्या होता है? जब किसी पदार्थ को जल में घोलते हो, जैसे जल में NaCl को घोल लो, तो होता क्या है? Na+ अलग और Cl- अलग, ये धनायन और ऋणायन में टूट जाता है और ये धनायन और ऋणायन ही इस वैद्युत अपघट्य में किसका काम करते हैं? आवेश वाहक का, क्योंकि ये फ्री हो जाते हैं पूरे पदार्थ में इधर उधर घूमने के लिए। तो कभी भी वैद्युत अपघट्य में आपसे आवेश वाहक पूछे जाए तो आपका आंसर होना चाहिए धनायन तथा ऋणायन, धनायन तथा ऋणायन। क्या इतनी बात क्लियर है? अब कुछ छोटी छोटी और परिभाषाएं हैं यहाँ, उनको जान लो। देखो सबसे पहले वर्ग माध्य मूल चाल, वर्ग माध्य मूल चाल, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, या इसको BRMS से लिखते थे, 11th में पढ़ा होगा। भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ के भीतर, धातु के भीतर बिल्कुल वैसे ही गति करते हैं जैसे गैस के भीतर परमाणु गैस के कण गति करते हैं। जो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति है वो गैस के अणुओं की तरह होती है, और गैस के अणुओं की चाल को, औसत चाल को आपने 11th में पढ़ा था, वर्ग माध्य मूल चाल कहते हैं। तो धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस चाल से गति करते हैं, चाल नहीं वास्तव में कह सकते औसत चाल, क्या कह सकते हैं? औसत चाल से गति करते हैं, उस औसत चाल को ही हम क्या कहते हैं? वर्ग माध्य मूल चाल। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? BRMS, क्योंकि इंग्लिश में क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो BRMS का मतलब है, R का मतलब है रूट, M का मतलब मीन, S का मतलब स्क्वायर, BRMS बराबर। फॉर्मूला बेटा 11th में आपने प्रूव किया था, √3kT/m, जहां K एक नियतांक है जिसे बोल्ट्जमैन नियतांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बोल्ट्जमैन नियतांक। T परमताप है, M कण का द्रव्यमान है, जो भी, जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का क्या है? द्रव्यमान है। ये BRMS की बात हुई। ये BRMS का फॉर्मूला हम यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए। वैसे प्रूफ किसके लिए किया था? गैस के अणुओं के लिए, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति भी बिल्कुल गैस के अणुओं के समान होती है, तो उनके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई इसका खास यूज नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए थोड़ा। अब अगली बात, माध्य मुक्त पथ, माध्य मुक्त पथ, मीन फ्री पाथ है क्या? ये मीन फ्री पाथ क्या है समझो जरा। अभी हमने समझाया था कि धातुओं के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन लगातार इधर उधर अनियमित रूप से गति करते हैं, और जब अनियमित रूप से उल्टे सीधे भाग रहे होते हैं तो ये धनायनों से बीच बीच में इधर उधर टकराते रहते हैं। जैसे ये मान लो हमने पदार्थ दिखा दिया, ये इसका धनायन है, यहाँ ये है, यहाँ कहीं ये धनायन है, ये धनायन है, ये कोई धनायन है, ठीक है ना। तब होगा क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ चला, पता चला इससे टकराया, और टक्कर के बाद इसकी चाल और गति की दिशा बदलेगी, यहाँ आके टकराया, फिर कहीं यहाँ से घूमा, हो सकता है जाके किधर, यहाँ किसी धनायन से टकराए, यहाँ से टकराए, फिर हो सकता है यहाँ आए कहीं, है ना। ऐसे ही हो सकता है कहीं यहाँ टकराए, फिर कहीं यहाँ आए, और फिर ये इस तरह से लगातार ये इस तरह से गति करता रहता है उल्टे सीधे। अब इस मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा अगर दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी की बात करें तो आप कहोगे यहां से यहां तक पहली टक्कर में मान लो ये दूरी कितनी है? x1।
दूसरी क्रमागत टक्कर में कितनी x2, तीसरी क्रमागत टक्कर में कितनी है x3, ऐसी तीसरी, चौथी, पांचवी, मान लो ये nवीं टक्कर है और इसमें चली गई दूरी कितनी है xn। ये दो क्रमागत टक्करों में चली गई दूरी, पहली टक्कर में x1, दूसरी में x2, तीसरे में x3, डैश डैश nb में xn। अगर मैं कहूं इन दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी निकाल लो। कैसी दूरी? औसत दूरी। तो औसत दूरी निकालने के लिए क्या करते हो? अगर दो मानों का औसत निकालना है तो दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो। 3 का निकालना है, 3 को जोड़ो, 3 से भाग कर दो। n मानों का औसत चाहिए तो n को जोड़ो और n से भाग कर दो। तो क्या करेंगे हम? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश डैश xn और भाग किससे कर दें? n से। ये दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई कौन सी दूरी आ गई? औसत दूरी। इस औसत दूरी को ही क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? लैम्डा से। तो सीधी सीधी परिभाषा लिख सकते हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अगली एक छोटी सी परिभाषा है हमारी श्रांति काल। श्रांति काल या इंग्लिश में बोल सकते हैं हम लोग इसे रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। अब जरा देखो रिलैक्सेशन टाइम क्या। अभी हमने समझा मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई अगर औसत दूरी निकाल लें, वो तो माध्य मुक्त पथ था और लैम्डा से लिख लिया। अगर इन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा औसत समय निकाल लें। क्या निकाल लें? औसत समय। तो वो औसत समय ही क्या कहलाता है? श्रांति काल। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? टाउ से। अगर हम टाउ के फॉर्मूले की बात करें तो चाल बराबर क्या होता है बच्चों? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए लगाएं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की चाल को अभी हमने कहा हम वर्गमाध्य मूल चाल कहते हैं और बीआरएमएस से लिखते हैं। अब हम दो क्रमागत टक्करों के लिए लगा रहे हैं तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई जो दूरी है, क्या उसको अभी हमने माध्य मुक्त पथ कहा था और किससे लिखा था? लैम्डा से। और उन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच लगा जो औसत समय है उसको क्या कहा? श्रांति काल यानी कि टाउ। तो बीआरएमएस बराबर लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन टाउ, या यहां से टाउ बराबर लिख सकते हैं हम, टाउ यहां आ गया लैम्डा अपॉन बीआरएमएस। लैम्डा अपॉन बीआरएमएस। टाउ बराबर लैम्डा अपॉन बीआरएमएस। ये टाउ का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि अगर किसी धातु का ताप बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं? तो ताप के बढ़ाने पर श्रांति काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जरा ध्यान दो, अगर हम ताप बढ़ाएं तो वीआरएमएस बराबर क्या था? √3 kT अपॉन m। अभी अगर ताप बढ़ाएंगे तो बीआरएमएस इसके अनुक्रमानुपाती है और जब अनुक्रमानुपाती है तो ताप के बढ़ने पर बीआरएमएस भी बढ़ेगा। ताप के बढ़ने पर बीआरएमएस भी बढ़ेगा और बीआरएमएस जब बढ़ेगा तो श्रांति काल टाउ का मान घटेगा। तो सीधे याद रखो, ताप के बढ़ने पर श्रांति काल टाउ का मान कम होता है। ताप के बढ़ने पर श्रांति काल टाउ का मान क्या होता है बच्चों? कम होता है। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को?